Hello dear learners, welcome back to Avid Shiksha. Today's daily news capsule is brought to you by Avid Shiksha. So let us begin with today's daily news capsule. Today's important news includes first, launch of West Asia Economic Corridor, a historic step. Second, declaration reaffirms G20 a body for economic ties and not geopolitics, says China. Third, ridding India of food insecurity. And last news for today is US Vietnam warn against the threat in South China Sea. So देश हम आज समझते हैं कि आज के इम्पॉर्टेंट न्यूज़ में शुरुआत करने से पहले वी हैव अ वेरी एक्साइटिंग न्यूज़ फॉर ऑल द एस्पिरेंट्स जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट एग्जाम को क्रैक करने की सोच रहे हैं. सो अभित शिक्षा हैज़ दिस इनिशिएटिव. अभी हमने जस्ट लॉन्च करने वाले हैं एक न्यू बैच दैट इज विल बी कमेंसिंग फ्रॉम 20th ऑफ सितंबर. 20 सितंबर से हम लोग एक और बैच लॉन्च करने वाले हैं जिसका टाइमिंग होगा 7:30 to 9 PM. ये एक ऑनलाइन कोर्स होगा जिसमें हम कॉम्प्रिहेंसिवली आपका सारा सिलेबस जो है वो कवर कराएंगे, विच वुड इंक्लूड जनरल स्टडीज, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड मतलब मैथ्स का पार्ट और रीजनिंग का पार्ट, और जनरल इंग्लिश का जो है हम सारे जो सब्जेक्ट्स है जितने भी एग्जाम्स पूरे एग्जाम का जितना भी सब्जेक्ट्स है वो सबको हम कॉम्प्रिहेंसिवली पूरा कराएंगे. तो उसके लिए हम आपके लिए 3 डेमो सेशन लाए हैं. 3 डेमो सेशन होगा जो 13th, 14th और 15th को. दिस इज फ्री ऑफ कॉस्ट डेमो सेशन है, आप ज्वाइन कर सकते हैं. फर्स्ट जो 13 को जो होने वाला है दैट इज फॉर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, दैट इज मैथ्स का पार्ट होगा. सेकंड जो है जनरल स्टडीज जो जीएस का पार्ट होगा, और थर्ड जो है वो इंग्लिश का. मतलब 13, 14th और 15th को आप फ्री डेमो क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं. और जो एंटायर कोर्स है वो वन ऑफ द मोस्ट अफोर्डेबल, एकदम क्वालिटी लर्निंग विथ अफोर्डेबिलिटी हमने रखा है एट द प्राइस पॉइंट ऑफ 1999 प्लस जीएसटी, 1999 एक्सक्लूडिंग जीएसटी. तो ये है. और एक डिस्काउंट कोड भी है जो आज लास्ट डे है 12th ऑफ सितंबर. डिस्काउंट कोड जो है आप 10% आपको मिल जाएगा जैसे ही आप एडमिशन लेंगे. तो 1999 पे एक 10% का आपको डिस्काउंट मिल जाएगा. तो प्लीज हरी एंड ज्वाइन दी क्लासेस. सो विद दैट लेट अस बिगिन विद फर्स्ट न्यूज. क्या क्या है? तो फर्स्ट न्यूज़ जो है वो है लॉन्च ऑफ वेस्ट एशिया इकोनॉमिक कॉरिडोर अ हिस्टोरिक स्टेप. तो कल की न्यूज़ में, कल के डीएनसी में भी हमने ये समझा था कि कैसे इंडिया, मिडिल ईस्ट एंड ईस्ट यूरोप जो कॉरिडोर है उसको उन्होंने कल अनवेल किया. तो दिस हैज़ बीन वन ऑफ द मोस्ट हिस्टोरिक डिसीजन विच हैज़ बीन टेकन. सो लेट अस अंडरस्टैंड कि क्या है. तो जो प्रिंस ऑफ सऊदी अरेबिया है, जो क्राउन प्रिंस ऑफ सऊदी अरेबिया जो है मोहम्मद बिन सलमान, उन्होंने वो आए थे एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ सऊदी अरेबिया फ्रॉम मतलब रिप्रेजेंटेटिव थे वो सऊदी अरेबिया के इन G20 मीटिंग. सो उन्होंने और ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मोदी जी दे हैड अ डिस्कशन और उन्होंने वेस्ट इन इंडिया मिडिल ईस्ट एंड ईस्ट यूरोप कॉरिडोर इन्होंने अनवेल किया. तो इसका इंपॉर्टेंस क्या है देखिए, मैं आपको ये फोटो में लेकर आई हूँ जिसमें हम समझेंगे. दिस इज इंडिया, दिस इज मिडिल ईस्ट एंड दिस इज यूरोप. ये तो हमें पता है. तो इंडिया के जो मुंबई पोर्ट से यहाँ से जाएंगे तो दुबई, अल गहफायत, हराद, रियाद, अल हदीता, हाइफा और पीरियस, ये सारे जो कंट्री है इससे क्या होगा, हमें डिजिटल कनेक्टिविटी, एक रोड पोर्ट इंक्लूसिव. देखिए आप यहाँ पे जो है, यहाँ पे मुंबई पोर्ट है, हमें पता है मुंबई पोर्ट है. इस पोर्ट से हम दुबई जाएंगे, दुबई से यहाँ पे रोड कनेक्टिविटी, हरद, रियाद, ये सारे रोड रेल कनेक्टिविटी. फिर यहाँ पे वाटर बॉडी, फिर यहाँ पे भी वाटर बॉडी एंड देन कनेक्टिविटी. तो इट इज़ अ काइंड ऑफ मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा कि हम मुंबई से लेके कैसे हम यहाँ के जो मार्केट है, मतलब मिडिल ईस्ट का जो मार्केट है उसको हम कैसे कैटर करें. साथ ही हम यहाँ पे ईस्ट यूरोप में पहुँचने को हम एक ऑल्टरनेट रूट हमें ढूंढ रहे हैं जिससे हमारा जो है यहाँ का प्रोडक्ट्स जो है यहाँ जल्दी पहुँचेगा और यहाँ का जो प्रोडक्ट्स है उसका भी जो है या मतलब द कनेक्टिविटी विल बी बेटर. सो हम लोगों ने ये जो इनिशिएटिव लिया है इसका एक और भी रीज़न है. अगर हम लोग यहाँ पे देखें, अगर हम ये मैप को अगर मैं आपको फिर से दिखाऊं तो यहाँ पे जो है इस जो एरिया है यहाँ पे जो है
जो हमारा नेमेसिस पाकिस्तान जो है, उनका जो है बहुत ज़्यादा वीटो का जैसा पावर रहता है, बिकॉज यहाँ पे जो कराची का पोर्ट है, यहाँ पे अगर हम पोर्ट्स देखें तो वहाँ पे इनको डायरेक्ट एक्सेस मिल जाता है टू वेयर, टू मिडिल ईस्ट एंड अदर कंट्रीज। तो यहाँ पे हम लोगों ने कहीं ना कहीं ये जो वीटो पावर है, ये जो मोनोपोली है पाकिस्तान को, उसको कम करने की काफ़ी हद तक कोशिश की है। एंड ये भी बोला जा रहा है कि दिस कॉरिडोर इज़ अ थ्रेट टू चाइनाज बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। अब बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव क्या है? बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में चाइना ये बोलता है कि जो सिल्क रूट, जो अर्लियर टाइम में जो सिल्क रूट था, सिल्क रूट की सारी कंट्रीज को वो वापस जोड़ना चाहते हैं। दे वांट टू गो बैक टू द एंशिएंट टाइम्स वेयर इन द सिल्क रूट वाज वेरी प्रोमिनेंट। जो कंट्रीज में सिल्क रूट था, उन्हीं कंट्रीज को वो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के अंदर जोड़ना चाहते हैं। एंड व्हाट इज द इम्प्लीकेशन ऑफ दिस बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव? कुछ कुछ जो कंट्रीज है उनको वो डेट ट्रैप, डेट, I'll erase it and I'll write clearly, डेट ट्रैप में फंसाते हैं। फॉर एग्जाम्पल किसी कंट्रीज को हाईवे बनवाना है, तो क्या करते हैं, चाइनीज जाके बोलते हैं कि आप जो भी कंट्री सिल्क रूट के अंदर थी, उनको वो बहुत ही ज़्यादा प्राइसी पैसे से दे फॉर्म दी हाईवे। अब हाईवे का वो पैसे चुका नहीं पाते, अब जब पैसे वो चुका नहीं पाएंगे तो दे विल बाय लैंड, चाइनीज विल बाय लैंड इन दैट कंट्री, और उसी तरीके से वो उस कंट्री को डेट ट्रैप में, मतलब बहुत ही पहले लोन्स देना और फिर जब लोन्स वो चुका ना पाए तो उनसे ज़मीन खरीद लेना। सो दैट इज द डेट ट्रैप। तो उनको वो डेट ट्रैप में फंसाने की कोशिश करते हैं। दिस इज करेंटली ऑन गोइंग, कि ये जो डेट ट्रैप का जो है दैट इज करेंटली ऑन गोइंग। सो इसीलिए उनको काउंटर करने के लिए इंडिया ने क्या लाया है, जो ये इंडिया मिडिल ईस्ट एंड ईस्ट यूरोप कॉरिडोर। सो दिस कैन बी प्रूवन वेरी रेवोल्यूशनरी ऑल्सो। और यूएस का इसका काउंटर करने के लिए क्या है, दे हैव launched the partnership for global infrastructure and investment, that is PGII हो गया, IPEF हो गया, इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक कॉरिडोर फ्रेमवर्क, IPEF हो गया, PGII हो गया। और इंडिया ने जो है, अगर हम लोग देखें तो ये कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा प्रो वेस्ट नहीं लग रहा हमें, क्योंकि सऊदी अरेबिया और यूएसए का जो है फ्रेंडशिप बहुत पुरानी फ्रेंडशिप है। तो हम क्या कर रहे हैं कि हम एकदम एंड प्रो वेस्ट भी नहीं हो रहे और प्रो रशिया भी नहीं हो रहे, बिकॉज वी हैव मेंटेन दिस बैलेंस। अब हम रशिया से फ्रेंडशिप मेंटेन करने के लिए हमने क्या किया है, चेन्नई व्लादिवोस्तोक मैरीटाइम कॉरिडोर हमने किया है। हम लोगों ने INSTC के बारे में आपको पता होगा। सो ये सारे जो स्टेप्स है हम लोगों ने लिए हैं रशिया के साथ भी फ्रेंडशिप मेंटेन करने के लिए और यूएस के साथ भी फ्रेंडशिप मेंटेन करने के लिए। सो वी हैव मेड दिस वेरी गुड बैलेंस, आर बैलेंस ऑफ नॉट अलाइनिंग विथ एनी ऑफ द कंट्रीज, विथ एनी ऑफ द ब्लॉक। हम लोगों ने सबके साथ अच्छे डिप्लोमेटिक जो फ्रेंडशिप्स है, डिप्लोमेसी के थ्रू हम लोगों ने उनके साथ बहुत अच्छा फ्रेंडशिप एलाइज मेंटेन किया हुआ है। सो दिस इज आर डिप्लोमेसी एट इट्स फाइनेस्ट, कि हम दोनों ब्लॉक्स के साथ इक्वली अच्छे फ्रेंड्स, इक्वली अच्छे टर्म्स में हैं। सो लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज़. So the next news is related to G20 only, that is declaration reaffirms G20 is a body for economic ties not geopolitics says China. तो ये जो है बीजिंग ने जो है मतलब चाइनीज जो काउंटर पार्ट है उन्होंने हमारा जो ये जो कॉरिडोर हम लोगों ने मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर जो है उसको उन्होंने वेलकम किया है और उन्होंने बोला कि G20 शुड नॉट बी यूज्ड एज अ प्लेटफॉर्म फॉर जियोपॉलिटिक्स. G20 should not be used as a platform for geopolitics because it is a platform for economic cooperation. It is a platform for economic cooperation and it should not be used as geopolitics to resolve geopolitical issues. So उन्होंने हमारे इस जो प्रोजेक्ट है उसको भी वेलकम किया है और उसमें बहुत सारी कंट्रीज है, नॉट ओनली इंडिया, नॉट ओनली UAE बट ऑल्सो US, सऊदी अरेबिया, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, फ्रांस, जर्मनी, इटली एंड अदर कंट्रीज ऑफ यूरोपियन यूनियन, दे हैव ऑल्सो वेलकम्ड इट. सो ये चाइनीज का ये कहना था कि इट शुड नॉट बी यूज्ड एज अ मेथड
to conquer the geopolitical issues, but it should be a economic cooperation framework. हमें जो G20 को geopolitically नहीं लाना है. So they had said that they have welcomed the that this corridor, that is in India, Middle East, Europe economic corridor, East Europe economic corridor. So let us move on to the next news, that is ridding India of food insecurity. तो फूड इनसिक्योरिटी पे आए दिन कुछ ना कुछ न्यूज़ आते रहता है. हम लोगों ने कुछ 2-3 क्लास अगर आपको याद हो तो हम लोगों ने एक FAO का रिपोर्ट पढ़ा था. FAO का रिपोर्ट से हमने पता चला था कि 78% अराउंड 78% लोगों के पास जो है हेल्दी फूड का ऑप्शन नहीं. फूड तो है, फूड अवेलेबिलिटी तो इट्स नॉट एन इशू, बट हेल्दी फूड अवेलेबिलिटी इज एन इशू. हेल्दी फूड अवेलेबिलिटी इज एन इशू. तो हमारे पास जो है हेल्दी फूड अवेलेबिलिटी उसका इशू है. सो इंडिया का जो है, अगर हम इस डेकेड में देखें, मतलब 2010 to 2020, ये जो डेकेड में देखें, तो इस समय जो इन्फ्लेशन था वाज एट इट्स मैक्सिमम. फूड इन्फ्लेशन जो था वो एक बार को अराउंड 11% टच कर गया था. इट इज़ द मैक्सिमम. इतना कभी भी नहीं पहुंचा इंडिया के पूरे हिस्ट्री में. आफ्टर 1947 फूड इन्फ्लेशन 11% जो है कभी नहीं पहुंचा था, बट इन 2019 इट हैड टच 11% जो है, ये काफ़ी हाई हो जाता है, काफ़ी हाई हो जाता है. इसका बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं. अगर हम लोग नेचुरल रीजंस देखें, तो हम लोगों ने एक एल नीनो का कॉन्सेप्ट पढ़ा था. एल नीनो में जो बारिश कम हो जाती है, इरेटिक मानसून में क्या होता है कि मानसून कभी कभी नहीं आता, काफ़ी लेट से आ जाता है. जो हमारे किसान हैं वो जो सो कर देते हैं, प्लांट जो सो कर देते हैं, बट हम ग्राउंड वाटर जितना एक्सट्रैक्शन करते हैं, किसी जगह में ग्राउंड वाटर कम होता है. सो दे आर सोलली डिपेंडेंट ऑन व्हाट, मानसून. और मानसून जो है कभी कभी एरेटिक हो जाता है. तो इसके वजह से क्या हुआ कि जो जितना यील्ड होना था उतना यील्ड नहीं हो पाता. ये हमारा नेचुरल रीजंस हो गया. अभी अगर हम लोग क्लाइमेटिक और सॉइल, अगर हम लोग एग्रोनॉमिक प्रोस्पेक्टिव से देखें, एग्रीकल्चर के प्रोस्पेक्टिव से अगर हम देखें, तो इंडिया में क्या है, यूएस में जो है पर हेक्टेयर जो कैपेसिटी है उनका बहुत ज़्यादा है. पर हेक्टेयर में जो फूड ग्रेन्स पर हेक्टेयर में जो उनका फूड ग्रेन्स जितना आता है, इंडिया में उतना एफिशिएंसी नहीं है. पर हेक्टेयर जो है, इंडिया जो क्रॉप इंटेंसिटी है अगर वो देखें, तो पर हेक्टेयर में हमारा बहुत कम निकलता है एज कम्पेयर टू कंट्रीज लाइक यूएसए. तो हमारा जो है इसमें भी हम कम पीछे रह जाते हैं. थर्ड में है पर कैपिटा इनकम. अभी हमें पता है इंडिया को बोला जाता है कि इंडिया हैज़ अ जॉबलेस ग्रोथ है. जॉबलेस ग्रोथ होगा तो लोगों के पास पैसे नहीं होंगे. व्हेन दे विल नॉट हैव मनी, तो वेयर विल दे फाइंड दिस गुड हेल्दी फूड, है ना. तो ये पर कैपिटा इनकम हो गया. और भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं. इंफ्रास्ट्रक्चर, अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर को देखें, इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या है, हमारे पास गोडाउन्स की कमी. अब गोडाउन जहाँ पे है वहाँ पे कभी कभी फूड जो है वेस्टेज बहुत हो जाता है. हमारा वेस्टेज है, ट्रांसपोर्टेशन इशू है, वेरियस ट्रांसपोर्टेशन इश्यूज है, वेरियस इश्यूज आर देयर, बहुत सारे इशू. तो हमें बहुत सारे लेवल्स पे इसका जो है सॉल्यूशन हमें लाना पड़ेगा. तो अगर हम लोग सॉल्यूशंस के अगर देखें, तो हमें क्या देखना है कि हमें ज़रूरत है एक सेकेंड ग्रीन रेवोल्यूशन की. हमें एक सेकेंड ग्रीन रेवोल्यूशन की ज़रूरत है, वेर इन गुड, मतलब जो फूड का जो प्रोडक्शन है वो एक अच्छे हेल्दी मात्रा पे हो. हमें सेकेंड फूड रेवोल्यूशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ गई है, क्योंकि क्लाइमेट चेंज की वजह से क्या हो गया है कि जो सीड्स थे उनका जो है, जो जितना उगने का जो जितना क्षमता था उससे काफ़ी कम हो गया है. तो वी नीड सीड्स दैट आर हाई यील्डिंग वैरायटी. HYV सीड्स हो गया, और वो जो है क्लाइमेट रेजिस्टेंट हो, पेस्ट रेजिस्टेंट हो. तो इससे क्या आता है कि जो अगर हम देखें पेस्ट रेजिस्टेंट हो, तो हमें एक और कॉन्सेप्ट आता है GM क्रॉप्स का. तो हमें GM क्रॉप्स पे भी ध्यान देना. बट GM क्रॉप्स अगर आ गया तो उसके साथ हमें उसका सेफ्टी कंसर्न्स है. तो हमें एक बहुत ही सोच समझकर हमें इसके बारे में सोचना होगा कि फूड जो अवेलेबिलिटी है वो कम ना हो. तो इसके अगर हम देखें तो हम लोग किस लेवल पे क्या कर सकते हैं. एक तो जो मेथड्स ऑफ इरिगेशन का जो मेथड्स है उसको हम लोग बहुत ज़्यादा सस्टेनेबल, लाइक स्प्रिंकलर
स्प्रिंकलर इरिगेशन शुरू कर सकते हैं, ड्रिप इरिगेशन शुरू कर सकते हैं। तो ये सारे जो मेथड्स है वो हम यूज़ कर सकते हैं ताकि ग्राउंड वाटर लेवल भी मेंटेन रहे और हमें जितना पानी यूज़ करना है उतना करें, हमारा जो यील्ड हो वो भी ज़्यादा हो। सो वी हैव टू मेंटेन दिस बैलेंस। और गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं ऐसी पॉलिसीज़ बनानी होगी, ऐसी पॉलिसीज़ बनानी होगी जिसमें सब हर किसी का फ़ायदा हो, नॉट जस्ट ऑफ फार्मर्स but also the consumers, not just of farmers but also of consumers and also of the nature। हम नेचर को पीछे नहीं छोड़ सकते, वी कैन नॉट लीव द नेचर बिहाइंड। अगर हम नेचर को पीछे छोड़ के वी एडवांस तो नेचर भी कहीं ना कहीं वो हमारे लेवल पर पहुंच जाती है। इफ़ देयर इज क्रिएशन देयर इज डिस्ट्रक्शन ऑल्सो। तो हमें सबको एक मेंटेन करके वैसी पॉलिसीज फॉर्मुलेट करनी चाहिए जिनमें सबका फायदा हो। सो द लास्ट न्यूज़ फॉर टुडे इज US वियतनाम वार्न अगेंस्ट थ्रेट इन साउथ चाइना सी। सो साउथ चाइना सी का हम लोगों ने न्यूज़ पढ़ा था कि फिलीपींस ने ये कंप्लेन किया था कि जो चाइनीज़ जो मिलिशिया है वो कहीं ना कहीं साउथ चाइना सी का जो है एरिया वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रेजेंस उनका देखा गया है कि दे हैव बीन इलीगली मूविंग थ्रू दी वाटर्स ऑफ फिलीपींस। व्हाट फिलीपींस क्लेम, जो एरिया जो फिलीपींस क्लेम करते हैं वहाँ पे चाइना के जो इलीगल बोट्स है वो उनको दिखने मिला है। तो यूनाइटेड स्टेट्स के जो लीडर है मिस्टर जो बाइडन वो अभी यहाँ से वियतनाम गए हैं। तो वियतनाम में दे हैव सेड दैट दे हैव वार्न चाइना ऑन इलीगल मूवमेंट ऑफ इन साउथ चाइना सी। तो मैंने साउथ चाइना सी को एक्सप्लेन करने के लिए आपके लिए ये पिक्चर लाया। तो इसमें अगर हम देखें, हम लोगों ने पिछले क्लास में क्या डिस्कस किया था, 9 डैश लाइन के बारे में। दिस इज एन इमेजिनरी लाइन वेर इन ये जो साउथ चाइना सी का एंटायरिटी जो रीजन है इसमें ये क्लेम करते हैं कि जहाँ जहाँ 9 डैश है वहाँ वो चाइना का रीजन है। तो मैंने आपको पहले भी बताया था अकॉर्डिंग टू UN क्लॉज लॉ ऑफ सी के बारे में, UN यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑफ लॉ ऑफ सी। तो UN क्लॉज के अंदर जो है 12 नॉटिकल माइल्स के अंदर जितना भी एरिया है वो उस कंट्री का हो जाता है। तो 12 नॉटिकल माइल्स के अंदर अगर हम देखें तो क्या ये एंटायरिटी जो रीजन है ये क्या चाइना का है? नहीं, यहाँ पे और भी कंट्रीज है, वियतनाम, मलेशिया, ब्रुनेई, फिलीपींस, ताइवान, ये सारी जो कंट्रीज है ये क्लेम करती है कि इनका भी तो हिस्सा है इसमें। बट इसमें चाइना ने क्या क्लेम किया है कि वो पूरा एंटायर जो 9 डैश रीजन है वो उनका है। सो लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज द 9 डैश लाइन और कौन कौन से जो आइलैंड नेशंस है वो कौन कौन से आइलैंड्स है जो डिस्प्यूटेड है अभी तक। तो अगर हम देखें तो इसमें जो है व्हाट बॉर्डर्ड बाय साउथ चाइना सी इज बॉर्डर्ड बाय ब्रुनेई, कंबोडिया, चाइना, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, ताइवान, थाईलैंड एंड वियतनाम। तो ये हमें ये कंट्रीज के नाम याद करने की, दीज कंट्रीज बॉर्डर साउथ चाइना सी एंड इट इज कनेक्टेड बाय ताइवान स्ट्रेट इन विथ ईस्ट चाइना सी और लुजोन स्ट्रेट विथ फिलीपीन सी, बोथ मार्जिनल सी ऑफ द पैसिफिक ओशन। तो ये जो दोनों जो स्ट्रेट्स है, लेट मी सी इफ यहाँ पर है, यहाँ पे जो ईस्ट चाइना सी है यहाँ पे ताइवान स्ट्रेट है और यहाँ पे कहीं पर जो है आपका लुजोन स्ट्रेट जो है वो फिलीपींस के सी के इधर है। तो कौन कौन से ऐसे आइलैंड्स हैं जो कि डिस्प्यूटेड है? तो अगर हम देखें तो स्कारबोरो शोल और स्पार्टलेस आइलैंड, ये सारे जो ये तीनों जो है ये आइलैंड्स है, पारासेल आइलैंड्स, ये सारे जो है ये सारे आइलैंड्स है, स्कारबोरो, स्पार्टलीज एंड पारासेल। तो अगर हम पिक्चर में देखें तो वो कौन कौन से है, स्कारबोरो इज दिस आइलैंड, पारासेल इज दिस एंड स्पार्टली इज दिस आइलैंड। और ये भी क्लेम किया जाता है कि जो चाइनीज है वो आर्टिफिशियल जो है यहाँ कहीं कहीं पर आइलैंड्स बनाने की कोशिश कर रहे हैं, आर्टिफिशियल आइलैंड्स बनाने की कोशिश कर रहे हैं जो कभी था ही नहीं। और ये भी क्लेम है कि वो एयर स्ट्रिप्स भी बना रहे हैं इन साउथ चाइना सी। एयर स्ट्रिप्स बनाने से क्या होगा कि अभी उनका प्रेजेंस नॉट ओनली बाय नेवी बट ऑल्सो बाय एयरफोर्स भी वहाँ पे रहेगा। तो अगर हम देखें तो 9 डैश लाइन को काउंटर करने के लिए मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था कि एक आइलैंड चेन स्ट्रैटेजी एक फॉर्मुलेट किया था 1940s में। आई विल क्लियर दिस। 1940s में यूएस ने एक आइलैंड चेंज स्ट्रैटेजी किया था कि उन्होंने अपने जो एलाई आइलैंड्स है, उनके जो एलाई आइलैंड्स है
एलाई आइलैंड्स, जो उनके फ्रेंड्स आइलैंड्स है, उनके साथ उन्होंने क्या किया था कि टू काउंटर रशिया इन वियतनाम रीजन, हमें पता है वियतनाम वार के बारे में, वियतनाम एंड ऑल दी साउथ चाइना सी, टू काउंटर रशिया दे हैड मेड दिस एलाइड नेशन, उन एलाइड नेशन को उन्होंने बोला है कि आइलैंड चेन स्ट्रैटेजी टू कंट्रोल रशिया ड्यूरिंग दी कोल्ड वार पीरियड। सो आई थिंक दैट ये आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया होगा। सो दिस ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ टुडेज डेली न्यूज़ कैप्सूल। टू गेट सच कैप्सूल्स, please join our YouTube channel and join the Telegram link wherein we update questions which could be very relevant to your preparation, and I'll see you in the next video. Thank you.